हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोशन इन अ प्लेन का एकदम शुरुआती वाला जो पोर्शन होते हैं वो देखने वाले हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से। अब देखो, यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। मानो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, हम एक पार्टिकल को अज्यूम करेंगे कहीं तो भी यहाँ पे, है ना। लेट अस से कि हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज आई। आई मतलब इनिशियल, ठीक है, आई मतलब इनिशियल। अब अगर ये एक पॉइंट है तो इसके डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल देता हूँ x1, y1, z1। ठीक है, तो वेयर इज यूर पार्टिकल, आपके पार्टिकल का इनिशियल लोकेशन क्या है, x1, y1, z1, ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद हमारा जो पार्टिकल है वो ना कहीं तो भी यहाँ आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो फाइनल पोजीशन की भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। लेट दैट कोऑर्डिनेट्स बी x2, y2, z2। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल पहले कहाँ पे था, आई पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। फिर वो आई से गया f फाइनल पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड z2। तो उसकी इनिशियल पोजीशन है आई, दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। अब देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इन दोनों पोजीशंस को एक वेक्टर से ज्वाइन करूंगा। सो लेट अस ज्वाइन द बोथ द पोजीशंस बाय वेक्टर्स। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से आई तक, मतलब ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन तक हमने एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से फाइनल पोजीशन तक और एक वेक्टर बनाएंगे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने दो वेक्टर्स बना दिए। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। So both the vectors are joining the initial and final position, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर मैंने बनाए ना, इन वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। क्यों इन्हें पोजीशन वेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन को शो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका हेड, जिस वेक्टर का हेड उस पार्टिकल के पोजीशन पे होगा और जिस वेक्टर का टेल एक रेफरेंस पॉइंट पे होता है, जो कि हम लेते हैं एज अ ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट देखो कि जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसे हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल आर। सो ये आएगा आर वेक्टर और मैं इसे बोलूंगा आर आई वेक्टर। मतलब क्या है, व्हाट इज आर आई वेक्टर, आर आई वेक्टर आपका होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आपका है आर आई वेक्टर। ठीक है, अब जो दूसरा वेक्टर है इसे मैं कहूंगा आर एफ वेक्टर, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन को शो कर रहा है। तो आर एफ विल बी कॉल्ड एज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल है आई से एफ गया, आई को जो वेक्टर ने जोड़ा उसे आर इनिशियल वेक्टर बोला, आर एंड फाइनल को जो वेक्टर ने जोड़ा है उसे आर फाइनल वेक्टर बोला। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज जो हमें देखना है, ये जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, x1, y1 एंड z1। मतलब जो इनिशियल पोजीशन है उसके तीन कोऑर्डिनेट्स है, x1, y1, z1। और ये जो आपका वेक्टर है आर आई वेक्टर, ये इसी पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, आई कैन राइट द आर आई वेक्टर एज, देखो x कंपोनेंट। अब x कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा और x डायरेक्शन बताने का काम करता है यूनिट वेक्टर आई कैप।
ठीक है, प्लस y कंपोनेंट। नाउ y कंपोनेंट विल बी इन y डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन बताने का काम करता है यूनिट वेक्टर j कैप। उसी प्रकार से z कंपोनेंट है z1 जो कि होगा k कैप डायरेक्शन में, मतलब z डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करें कि हमने यहाँ पे किया क्या है। बच्चों, हमने यहाँ पे एक वेक्टर को ना उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। मतलब आपका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो तीन चीज़ों से बना है, x1, y1, z1। x1 i कैप डायरेक्शन में मतलब x डायरेक्शन में, y1 j कैप में मतलब y डायरेक्शन में, एंड z1 z डायरेक्शन में, दैट इज k कैप। उसी प्रकार से आप देखिए मैं फाइनल को लिख सकता हूँ, फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, बहुत आसान। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर आपको किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उस पॉइंट को जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए हमारे पास कोई पॉइंट P है। ठीक है, मानो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको देता हूँ -1, 2, 4। ठीक है, तो P पॉइंट को जोड़ने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा RP वेक्टर, है ना, RP वेक्टर। सो RP वेक्टर कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। ये हमने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ से मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। मतलब पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उस पोजीशन के, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ लेट अस टेक दिस फिगर अगेन, just copy this figure, so I'm copying this एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, सो वी हैव गॉट द फिगर अगेन। अब देखो हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, और ये भी तो एक वेक्टर ही होगा, है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन शो करने वाला एक वेक्टर, और यही आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार। सो व्हाट इज एस बार? एस बार आपका यहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो एस बार इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की जो दूरी है वही तो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देयरफॉर आई एम कॉलिंग इट एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों देखो इस पर्टिकुलर फिगर में, यहाँ पे जो फिगर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इस फिगर में ना आपको तीन वेक्टर्स दिख रहे होंगे। कौन से तीन वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं? एक है आपका इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर, एक है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि ये तीनों वेक्टर्स मिला के एक ट्रायंगल बना रहा है ना। तो जब ट्रायंगल बन रहा है, तीन वेक्टर्स जब ट्रायंगल बनाएंगे तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। ठीक है, सो ट्रायंगल लॉ कहता क्या है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है ना। सो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? add the two vectors that are arranged in same order। करेक्ट, मतलब ट्रायंगल लॉ ने क्या किया, एट द टू वेक्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन या अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर। अब इसकी तरफ ध्यान दीजिए, सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर मतलब होता है एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ना, राइट। सो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ना है।
तो ऐसा हमें कौन से वेक्टर्स दिख रहा है, आप ध्यान से देखो कि आर आई वेक्टर का जो हेड है, देखो ये वाला, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है एस बार के टेल से। यहाँ देखो एस बार के टेल से, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फिर जो आर आई वेक्टर है प्लस जो एस वेक्टर है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब वो इक्वल करते हैं, वो इक्वल करते हैं थर्ड वेक्टर के। तो थर्ड वेक्टर बचा कौन, फिर आर एफ वेक्टर बचा है हमारा, है ना। और आप देखो आर एफ वेक्टर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में है ना, अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ओके। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये होता है हेड टू हेड एंड टेल टू टेल कनेक्शन, ठीक है। ये आपका होता है अपोजिट ऑर्डर। तो आप देख सकते हो जो आर एफ वेक्टर है उसका टेल टेल से जुड़ा है, और जो आर एफ वेक्टर उसका हेड हेड से ही जुड़ा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हमें क्या मिला कि आर इनिशियल वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें फाइंड करना है एस वेक्टर। तो एस वेक्टर होता है आपका आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। इस आर आई को इधर भेज दिए, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो जब भी देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को बोलते हैं, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा ही करते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे भी तो सेम ही हो रहा है ना, जो डिस्प्लेसमेंट आया है आपका वो आया है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस कि एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब आर एफ को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ जो कि हमने यहाँ लिखे है, देखो ऐसे, दिस इज आर एफ वेक्टर एंड दिस इज आर आई वेक्टर, यही मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। सो व्हाट इज अवर आर एफ वेक्टर, आर एफ वेक्टर इज x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से, माइनस करेंगे इसमें आर इनिशियल वेक्टर। सो व्हाट इज आर इनिशियल वेक्टर, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो s1 वेक्टर क्या आया, s1 वेक्टर आपका आया, अब देखो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है इधर, तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने इतना ध्यान देना है यहाँ पर कि आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट होगा, जे कैप में से जे कैप एंड के कैप में से के कैप। तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक चेंज इन पोजीशन है, ये भी चेंज इन पोजीशन है, और ये भी चेंज इन पोजीशन है। मतलब तीनों जो ब्रैकेट है ना, वो तीनों ब्रैकेट आपको चेंज इन पोजीशन दे रहे हैं। अब ध्यान से याद करने की कोशिश करिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो चेंज इन पोजीशन होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट, ये है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन के पोजीशन में चेंज दे रहा है। तो उसे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ एस एक्स बार, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, प्लस इसे ऐसे लिख सकते हैं एस वाई बार, मतलब सेकेंड ब्रैकेट आपको दे रहा है चेंज इन पोजीशन इन वाई डायरेक्शन, इसलिए एस वाई बार, प्लस थर्ड ब्रैकेट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका एस बार है, जो आपका एस बार है, तो आपका एस बार क्या है, एस बार आपका है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एस एक्स बार क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज योर एस वाई बार, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ओके। एंड व्हाट इज योर एस जेड बार, ये है डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ क्या आ रहा है, यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ इस ब्रैकेट से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अ सम, और कौन सा सम है, वेक्टर सम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट
that is happening in x direction, displacement that is happening in y direction and displacement that is happening in z direction. मतलब आप ज़रा सोचने की कोशिश करिए कि अगर आपका पार्टिकल I पोजीशन से F पोजीशन पे गया तो आप ये नोट करो कि उसके x कोऑर्डिनेट में चेंज आया, उसके y कोऑर्डिनेट में चेंज आया और उसके z कोऑर्डिनेट में भी तो चेंज आ रहा है ना. तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, x1 चेंज होके x2 हुआ, y1 चेंज होके y2 हुआ, z1 चेंज होके z2 हुआ. तो अगर तीनों डायरेक्शन में आपके पोजीशन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल ने तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया. तो सिंपल उसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस जेड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो इस प्रकार से देखो, जब भी आपका पार्टिकल स्पेस में मूव करेगा, चाहे वो 3 डायमेंशन हो 2 डायमेंशन हो, हम हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हर एक डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वेक्टर एडिशन. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए आप यहाँ पर. लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 and now I am differentiating both sides of equation 1 with respect to t. टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो देखो कैसे लिखेंगे फिर उसे. लेफ्ट हैंड साइड में s बार, तो ds बार बाय dt इज इक्वल्स टू dsx बार बाय dt प्लस dsy बार बाय dt प्लस dsz बार बाय dt. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये टर्म है, ये वाला, अगर मैं इसे रीड करूँ तो कैसे रीड करूँगा? दिस टर्म इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी. मतलब जो पहला आपका टर्म है वो क्या है? एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डिफरेंशिएशन. अब याद करिए कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ना बच्चों देता है वेलोसिटी. ठीक है. तो ये वेलोसिटी है. सिमिलरली ये भी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये भी वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये भी वेलोसिटी होगा. बट फर्स्ट टर्म में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन का है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन आपको देगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी. करेक्ट है. वेरी ऑब्वियस. अगर मैंने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है तो उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे वेलोसिटी देगा एक्स डायरेक्शन की. उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वाई डायरेक्शन की, और अगर डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी जेड डायरेक्शन की. ठीक है. तो ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन का, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी, इन तीनों का वेक्टर एडिशन. तो ये मुझे तीनों का वेक्टर एडिशन मुझे देगा टोटल वेलोसिटी देना चाहिए. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन तो आपको टोटल वेलोसिटी देगा फिर. ठीक है. तो इस प्रकार से हमने उस पार्टिकल का वेलोसिटी लिख लिया. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखिए आप, ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी के इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन. ठीक है. तो एक्सेलरेशन आपका आएगा, let us call this equation number 2, and I am now differentiating both sides of equation 2 with respect to t. फिर से वही करेंगे तो कैसे लिखेंगे फिर? देखो अपना सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, dv बार बाय dt इज इक्वल्स टू dvx बार बाय dt प्लस dvy बार बाय dt
प्लस डी वी जेड बार बाय डी टी, ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है। अब फर्स्ट टर्म में जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन की है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो देगा एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये मुझे देगा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और जेड डायरेक्शन के वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये मुझे देगा जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब इन तीनों का जो सम होगा वो बराबर आएगा टोटल एक्सेलरेशन के। पूरे वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करोगे तो टोटल एक्सेलरेशन ही तो मिलेगा, करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने एक्सेलरेशन भी ला ली। मतलब क्या, एक बार मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिल गया और उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल गया। मैं एक बार इन सबको फिर से लिखता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा गया, डिस्प्लेसमेंट को हमने एस बार से डिनोट किया, और ये एस बार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन सब का वेक्टर एडिशन। ओके, टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी हमने कैसे लिखा पार्टिकल का, v वेक्टर, जो कि है x डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस z डायरेक्शन की वेलोसिटी। इसी प्रकार से टोटल एक्सेलरेशन कैसे लिखा गया, टोटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकता हूँ। सो लेट अस फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार। उसे लिखते कैसे हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है कि हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का। तो ये जो तीनों वेक्टर है ना, ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड सिंपली ऐसे फाइंड करना कि हर एक टर्म का स्क्वायर करो, मतलब एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक टर्म का स्क्वायर किया, उसे ऐड किया और अब इसमें रूट ले लेना। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका। किसी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हम कैसे ले रहे हैं, तो हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करो, ऐड करो एंड रूट ले लीजिए। उसी प्रकार से अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी के भी तीन कंपोनेंट है तो हर एक का स्क्वायर कर दो, हर एक का स्क्वायर कर दो, हर एक का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दिया। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। करेक्ट है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड किया, वेक्टर्स, क्या लिखा है वेक्टर, एंड राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा, राइट हैंड साइड में हमने लिखा उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए बच्चे कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ velocity. And what is this, this is unit vector, this is unit vector of acceleration. ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखना, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखना, एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे लिखना। ठीक है, हर एक का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना। क्या तरीका बताया मैंने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, ईच कंपोनेंट का स्क्वायर करो, उसे ऐड करो और रूट ले लीजिए। थर्ड मैंने आपको क्या चीज़ बताया, यूनिट वेक्टर फाइंड करना। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक क्विकली एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। देखो, मानो कि हमारे पास एक पार्टिकल है, सो कंसिडर अ पार्टिकल, consider a particle which moved
which moved from let us say 2, 1, 4 to 4, 3, कुछ भी मान लेते हैं 7, ठीक है। तो हमारा एक पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, मतलब ये उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और ये उसका हो गया आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अगर मुझे इनिशियल पोजीशन पता है तो मैं उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। सो लेट अस फाइंड आर आई वेक्टर, सेकेंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, थर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्थ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फिफ्थ इज यूनिट वेक्टर। तो आर आई वेक्टर कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया है हर एक कंपोनेंट को आई कैप, जे कैप, के कैप लगा दो। सो एक्स कंपोनेंट 2 है तो 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आ गया आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली आर फाइनल अगर लिखना चाहता हूँ तो वो लिखूंगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, करेक्ट है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 4 - 2 इज -2, तो -2 आई कैप। 3 - 1 2 होता है तो +2 जे कैप, एंड 7 - 4 इज 3, देन +3 के कैप, है ना। मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पर अपना गलत हो गया, 4 में से 2 गया 2 ही आएगा। सो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2 एंड 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या बोला है? हर एक टर्म का स्क्वायर करो, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐड किया, रूट ले लिया, तो कितना आएगा? 4 + 4 8 एंड 9, मतलब ये आएगा आपका √17 आई थिंक मीटर, ठीक है। एंड यूनिट वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? एस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज √17, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया और उसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड किया, ओके। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन space whose position is given by r bar is equals to t cube I cap plus t square j cap minus 4t k cap, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन में दिया क्या है? एक पार्टिकल है जो कि स्पेस में मूव हो रहा है और उसका जो पोजीशन है वो दिया है t³ आई कैप, t स्क्वायर जे कैप माइनस 4t के कैप। देखो बच्चों, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये उसकी x पोजीशन है, ये उसकी y पोजीशन डिनोट करेगा और ये इसका z पोजीशन डिनोट करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन में। देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको क्या दिया रहेगा कि केवल ऐसा बोलेगा कि पार्टिकल इज मूविंग इन x एक्सिस और अलोंग x एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस 2t स्क्वायर माइनस t, या x इज गिवन बाय t स्क्वायर, या x इज गिवन बाय t क्यूब।
तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, केवल एक ही पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती थी। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो तीनों के तीनों पोजीशन, मतलब x भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, y भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और z पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बस इतना ही चेंज हुआ कि स्ट्रेट लाइन में एक ही पोजीशन टाइम के टर्म्स में चेंज होती थी, बट यहाँ पे तीनों पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब वो बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल यार, इसे डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल गई, उसे डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिलेगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर इज डी आर बार बाय डी टी, मतलब आर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ टी क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 3t², आई कैप वैसे के वैसे। फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, जे कैप वैसे के वैसे। -4 कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसे लिखा। टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, तो ये आ गया आपका v बार। वेलोसिटी मिल गई। देखो वेलोसिटी भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब एक्सेलरेशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे? डी वी बार बाय डी टी। ओके, डी वी बार बाय डी टी, इससे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो 3t² का डिफरेंशिएशन, देखो v बार में 3 टर्म्स है, 1 2 3, तीनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 3t² का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 6t। सो 6t क्या हुआ, 6t आई कैप प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2 आएगा जे कैप, और 4 इज अ कांस्टेंट जो कि किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। तो देखो इस प्रकार से हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपने क्या करना, इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 2 पुट कर देना, t का वैल्यू 3 पुट कर देना, जो भी दिया वो। सिमिलरली एक्सेलरेशन बोलेगा कि 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालो। तो अगर मुझे मानो 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, t का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि मोशन इन अ प्लेन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस प्रकार से लिखे गए और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाए हमने। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।